नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सकें। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राज है। मैं 19 जनवरी 2002 मुंबई से सापुतारा जा रहा था। 20 जनवरी को मेरे भाई अनुज का जन्मदिन था। मेरा भाई पहले गांव में रहता था, पर जब से उसे मिल में काम मिला वो गांव से आकर सापुतारा रहने लगा। मैं आज वहां जाके मेरे भाई से कई सालों बाद मिलने वाला था। मैंने घर से निकलते ही अनुज को फ़ोन किया और कहा कि आज रात करीब 1 बजे मैं सापुतारा रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा, तू मुझे लेने वहीं आ जाना। अनुज ने कहा ठीक है भैया, आप वहां आके फ़ोन कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मैं अपने घर से करीब शाम को 4 बजे सापुतारा जाने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद मैं कुर्ला रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से सापुतारा जाने के लिए निकल गया। ट्रेन में जरा भी भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी। मैं मेरी सीट ढूंढकर उस पर बैठ गया। मैं मेरी सीट पर बैठा हुआ था, तभी टीटी आया और बोला, सभी अपना अपना टिकट बाहर निकालो। एक एक करके टीटी सबका टिकट चेक करने लगा। जब मेरी बारी आई तो टीटी ने कहा, अरे वो लड़के, टिकट कहाँ है तुम्हारा? मैंने टीटी को अपना टिकट दिखाया और पूछा, सापुतारा पहुँचने में कितना समय लगेगा? सापुतारा का नाम सुनते ही मुझे घूरने लगा। ऐसा लग रहा था मैं सापुतारा नहीं, शैतान के बारे में पूछ रहा हूँ। टीटी ने मेरी टिकट मुझे काफ़ी अजीब तरीके से वापस दी और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मुझे टीटी का रवैया पसंद नहीं आया, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। रात के करीब 11 बजे मेरी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा पूरी ट्रेन खाली है। कुछ इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। मैंने पास ही बैठे एक आदमी से पूछा, अरे ओ भाई, सापुतारा पहुंचने में कितना समय लगेगा? वो आदमी हड़बड़ाते हुए बोला, अगला स्टेशन ही सापुतारा है, 1 घंटे का सफ़र बाकी है अभी तुम्हारा। करीब 12 बजे मैंने देखा कि ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई है। मैंने मेरा बैग उठाया और जाके गेट के पास खड़ा हो गया। कुछ दूर स्टेशन दिखाई पड़ रहा था। मैंने देखा कि स्टेशन बहुत सुनसान इलाके में था। स्टेशन के नाम पे वहाँ बस एक छोटा सा कैबिन था और पूरे स्टेशन पे कुछ लाइटें थी। स्टेशन आते ही मैं ट्रेन से उतर गया। ट्रेन से उतरने के बाद मैंने देखा कि वही टीटी मुझे एक खिड़की से घूर रहा है, जिसने मेरी टिकट चेक की थी। उसका घूरना काफ़ी अजीब था, पर मैंने एक बार फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं बिना कुछ बोले अपना सामान लेके थोड़ा आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद ट्रेन चली गई। ट्रेन जाने के बाद मैंने गौर किया कि इस स्टेशन पे एक भी आदमी नहीं है। दूर दूर तक बस अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। जहाँ देखो बस अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर मेरे मन में थोड़ा डर आ गया। मैंने तुरंत ही अनुज को फ़ोन किया और कहा, मैं सापुतारा रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ, तू अब तक आया नहीं और ये यहाँ इतना डरावना मंजर है, मुझे डर लग रहा है। मेरे सिवाय पूरे स्टेशन पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तू जल्द से जल्द आ जा। अनुज हंसते हुए बोला, अरे भाई, आप तो 1 बजे आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा बस अब आ गया हूँ, तू जल्दी से आ जा। अनुज ने कहा, डरो मत, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, तब तक आप वहीं बैठ जाओ। अनुज से बात करके मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ था, पर अभी भी मेरे मन में डर था कि कोई चोर अगर आ जाए तो वो लूटपाट ना कर जाए। मैं डरा और सहमा हुआ वहीं पास में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने देखा पूरे स्टेशन पे कुछ लाइटें चल रही थी। ये सब मुझे काफ़ी डरा रहा था। मुझे चोर का डर खाए जा रहा था, इसलिए मैंने मेरा बैग अपने सीने के पास रख लिया। और ऐसे ही कुछ देर बीतने के बाद मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा मेरा फ़ोन बज रहा है। मैं उठा और अपना फ़ोन देखने लगा, पर जब मैंने मेरा फ़ोन देखा तब उस पर किसी का फ़ोन नहीं आ रहा था। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, पर तभी फिर से फ़ोन बजने लगा।
मैं सोच में पड़ गया कि अब ये किसका फ़ोन है जो कब से बज रहा है। मैं वहाँ से उठा और कुछ दूर चल के गया। तभी मुझे एक आदमी दिखाई पड़ा जिसका मोबाइल कब से बजे जा रहा है। वो काफ़ी डरा हुआ दिखाई पड़ रहा था, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अंधेरा होने के कारण मुझे ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, अरे भाई साहब, कब से आपका फ़ोन बज रहा है, फ़ोन तो उठा लो। पर वो आदमी कोई हलचल नहीं कर रहा था और उसका फ़ोन लगातार बजे जा रहा था। मैंने सोचा लगता है ये किसी परेशानी में है, मुझे इसके पास जाके इससे बात करना चाहिए। एक पल के लिए तो मेरे मन ने कहा, ऐसे अनजान जगह किसी अनजान से बात करना सही नहीं है। पर मैंने सोचा ये काफ़ी परेशान है, शायद मुझसे बात करके ये शांत हो जाए। मन में हाँ ना होने के बाद भी जब मैं चल के थोड़ा और आगे गया तो वो आदमी वहाँ नहीं था। मैंने सोचा, अरे ये कैसे हो सकता है, अभी वो आदमी यहाँ था, अचानक से कहाँ चला गया। मैं उस आदमी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा लगता है वो चला गया। मैं फिर से जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गया। तभी मुझे अनुज का फ़ोन आया, भैया कुछ देर बैठे रहो, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, जल्दी आ तू। अनुज का फ़ोन करते ही एक बार फिर फ़ोन बजने लगा। इस बार मैं फ़ोन की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा डर गया था। फ़ोन लगातार बजे जा रहा था और स्टेशन सुनसान होने की वजह से वो आवाज़ काफ़ी तेज़ सुनाई दे रही थी। मैं कुर्सी से उठा और बोला, कौन है, फ़ोन उठा लो भाई, कब से तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। पर मेरे इतना बोलने के बाद भी कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बार बार फ़ोन बजने की आवाज़ सुन के मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, कौन पागल है जो कब से बहरा हुआ पड़ा है, फ़ोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या। तभी अचानक मुझे अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी और वो मेरी ही तरफ आगे बढ़ रही थी। मैंने सोचा अब तो बस हुआ, कब से परेशान कर रहा है ये। वो मेरी तरफ आगे बढ़े जा रहा था, पर मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, कौन हो तुम और क्या फालतूगिरी है ये। धीरे धीरे वो परछाई मेरे पास आ गई। मैंने देखा ये एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के करीब होगी। वो मुझे नज़रअंदाज करके चला ही गया। मैं कब से बोल रहा था पर वो बिना जवाब दिए मेरे सामने से चला गया। मैं कब से बोल रहा था पर वो बिना जवाब दिए मेरे सामने से चला गया। मुझे ये काफ़ी अजीब लगा। मैं फिर से एक बार उसी कुर्सी पे बैठ गया। जैसे ही मैं उस कुर्सी पे बैठा, मैंने देखा वो लड़का स्टेशन से नीचे उतर के पटरी की ओर जा रहा है। मैंने सोचा लगता है ये पटरी के उस पार रहता है, किसी को लेने आया होगा। पर वो आदमी आया नहीं, इसी वजह से इस लड़के का फ़ोन बार बार बज रहा है। मैं ये सोच ही रहा था कि एक बार फिर से उसका फ़ोन बजना शुरू हो गया। वो पटरी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। तभी उसने फ़ोन उठाया और बोला, राज यहाँ आओ। जैसे ही मैंने उसके मुंह से अपना नाम सुना, मैं दंग रह गया। इसे मेरा नाम कैसे पता है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि उसने फिर से कहा, राज यहाँ आओ। मैंने कहा, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे कुछ ही दूरी पे एक ट्रेन काफ़ी तेज़ी से आती दिखाई दे रही थी। वो लड़का पटरियों के बीचों बीच खड़ा था और उसी पटरी पे ट्रेन आ रही थी। मैंने जब देखा कि जिस पटरी पे ये लड़का खड़ा है उसी पे ट्रेन आ रही है, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे भाई हट जाओ, ट्रेन आ रही है, हट जाओ, भागो वहाँ से। पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मुझे लगा ये सुसाइड करने के लिए आया हुआ है। मैं फ़ौरन ही उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से भागा। मैंने कहा, ट्रेन आ रही है, हटो वहाँ से, निकलो पटरी के बीच से। पर वो मेरी एक नहीं सुन रहा था। मैं जैसे ही उसके पीछे पटरी के बीच में गया, वो लड़का मेरी तरफ पलटा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने कहा, चलो, पर उसने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो पटरी से हट ही नहीं रहा था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के खींचने का सोचा। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ना चाहा, मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार हो गया और वो लड़का वहां से गायब हो गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ट्रेन मेरे पास आ गई। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा मैं आज मरने वाला हूँ और तब तक ट्रेन काफ़ी पास आ चुकी थी। ट्रेन मेरे शरीर के आर पार हो गई।
पर मुझे एक खरोच तक नहीं आई। जब मैंने मेरी आंख खोली तो मैंने देखा दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं दिखाई दे रही थी और वो लड़का भी गायब हो गया था। ये सब देखकर मैं काफ़ी डर गया। तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई और डर के मारे मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि पिछली रात से मैं बेहोश पड़ा हूँ। अनुज को मैं पटरी में बेहोश पड़ा मिला और मेरे सर पर चोट लगने की वजह से मेरा काफ़ी खून बह गया था। इस वजह से मैं बेहोश हो गया था। अनुज से पूछने पे अनुज ने बताया, भैया जब मैं स्टेशन आया तो आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने आपको काफ़ी देर ढूंढा पर आप रेलवे स्टेशन पे नहीं थे। तभी मैंने आपका बैग एक कुर्सी पर देखा। मैं फ़ौरन ही बैग के पास आया। मैंने वहाँ आके देखा कि आपका बैग तो यहीं है पर आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने आपको फ़ोन किया, आपका फ़ोन बज रहा था पर मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे थे। फ़ोन की आवाज़ के पीछे पीछे जब मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा पटरी में आप बेहोश पड़े हो और आपके सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी है और आपका काफ़ी खून बह गया है। मैंने आपको वहाँ से उठाया और यहाँ ले आया। यहाँ के लोगों ने आपकी हालत देखकर हमारी मदद की और इन्हीं ने आपका मरहम पट्टी किया है। मुझे अनुज की बातें और मेरे साथ घटी बातें समझ नहीं आ रही थी। सब अजीब लग रहा था। मैंने कहा, अनुज जब मैं स्टेशन आया वहाँ कोई भी नहीं था पर कुछ देर के बाद किसी का फ़ोन बज रहा था और वो फ़ोन लगातार बज रहा था। कुछ देर बाद मुझे एक लड़का दिखाई पड़ा। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और वो चलते चलते पटरियों के बीच जा खड़ा हुआ। जब मैंने उसे बताया ट्रेन आ रही है वहाँ से हट जाओ तो उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा ये मर जाएगा। मैं उसे बचाने के लिए पटरी की ओर भागा पर जैसे ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की वो वहाँ से गायब हो गया। और तो और वो ट्रेन मेरे शरीर के आर पार चली गई पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सब देखकर मैं काफ़ी डर गया था और लगता है इसी वजह से मैं बेहोश हो गया। अनुज ने मुझे कहा जिसे आप बचाने गए थे वो आज से 4 साल पहले ही मर गया है। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कल रात ही उस लड़के को देखा, वो 4 साल पहले कैसे मर सकता है? पर अनुज ने कहा, आप शांत हो जाओ, मैं आपको सब बताता हूँ। आज से 4 साल पहले राज नाम का एक लड़का अपने घर वालों से तंग आकर घर से भाग गया था। जब ये बात उसके घर वालों को पता चला उसके घर वाले परेशान हो गए और राज को बार बार फ़ोन करने लगे पर डर की वजह से वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो भागता हुआ सापुतारा रेलवे स्टेशन आया। यहाँ भी उसका फ़ोन बार बार बज रहा था। वो यहाँ से मुंबई भागने वाला था। वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था पर जब उसने देखा उसके घर वाले उसका पीछा करते करते यहाँ स्टेशन आ गए हैं, राज भागता हुआ पटरियों के बीच जा खड़ा हुआ। सामने से एक ट्रेन तेजी से उसकी तरफ आ रही थी और राज ने आत्महत्या कर ली। और उसी दिन से हर रात में यहाँ आने वाले हर नए मुसाफिर को राज की आत्मा सापुतारा रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती है। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था पर पिछली रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से मुझे ना चाहते हुए भी राज की आत्मा वाली बातों पर विश्वास करना पड़ा। कुछ देर बाद मैं वहाँ से अनुज के साथ घर गया। वहाँ अनुज का जन्मदिन मनाकर मैं मुंबई के लिए निकल गया। सापुतारा का सफ़र मेरे ज़िंदगी का सबसे खतरनाक सफ़र साबित हुआ।